हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना मैम और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कविता जिसका शीर्षक है कन्यादान। इसके कवि हैं ऋतुराज, जो आपकी कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। कन्यादान कविता के कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेज़ी विषय में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेज़ी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर जयपुर में रहते हैं। कविता हिंदी में है ऋतुराज की एक कन्यादान कविता, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य का अध्यापन यानी कि ये अंग्रेज़ी साहित्य के टीचर रहे हैं। उनके अब तक के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। ऋतुराज जी को सोमदत्त, परिमल सम्मान और मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। मुख्य धारा यानी कि जब इनकी जिस समय की कवि की रचनाएं हैं, उस समय जिस तरह की कविताओं का प्रचलन था, उससे समूह से हटकर उस धारा से हटकर इन्होंने अपनी रचनाएं की, जिसे कहा जा रहा है कि मुख्य धारा से अलग और समाज के हाशिए पर, यानी कि समाज के जो लोग दलित, पीड़ित या उपेक्षित लोग हैं, उनको अपनी कविता का विषय बनाया। यहाँ भी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता है कन्यादान, इसमें भी एक स्त्री के हृदय का मर्म उजागर हुआ है, एक माँ के हृदय का मर्म उजागर हुआ है। नारी को भी जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए वो समाज में नहीं मिला, इसको विषय बनाया, यानी कि नारी को भी उपेक्षित समझा गया। इसलिए कवि ने अपनी कविता का विषय उसे बनाया है, उसके मर्म को उजागर किया है। इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। दैनिक जीवन यानी कि जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन है, उसके अनुभव का वर्णन है। शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। ये समाज में होने वाले शोषण, जो भी शोषित व्यक्ति हैं, स्त्री है या जो भी लोग हैं, उनको अपने वर्ण विषय बनाए हैं। यही कारण है कि इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। चूँकि यथार्थ पे आधारित विषय इन्होंने चुना है अपनी रचनाओं के लिए, और अपने आसपास के लोगों और अपनी आसपास की समस्याओं को जो दिन रात मनुष्य देख रहा है, जिससे दो चार हो रहा है, उसे उजागर किया है। तो उन्हीं लोगों से जुड़े हुए उनकी भाषा और परिवेश का भी वर्णन किया है। यहाँ जो कविता है कन्यादान, शीर्षक से ही लग रहा है कि कन्यादान यानी कि एक कन्यादान में होता है कि लड़की का विवाह में इस तरह की एक रस्म अदायगी होती है, एक रस्म होता है जिसमें कन्या का दान माता पिता करते हैं। तो यहाँ शीर्षक कवि ने ऐसा चुना है कि कन्या को दान में देने की कोई चीज़ तो है नहीं, कोई वस्तु तो वो है नहीं, इसलिए इस विषय को उठाया है जो कि हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये परंपरा सही नहीं है। कवि को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और कवि को ऐसा लग रहा है ये सही भी है। यहाँ उस समय का वर्णन है जब एक स्त्री, एक माँ अपनी बेटी का विवाह करती है, उसको विदा करती है, तो उसको किस तरह की अनुभूति होती है, उसके हृदय में किस तरह का दर्द उठता है, उसे किस तरह का कष्ट होता है। इन्हीं सभी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से कवि ने की है। कविता की पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ मैं, आपको अर्थ और उसका भाव स्पष्ट होते जाएगा। उसके साथ ही कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त,
जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था। प्रामाणिक से तात्पर्य है कि किसी चीज़ का प्रमाण देना, उसका प्रूफ देना। तो प्रामाणिक था। माँ स्वयं एक स्त्री होती है तो उस दर्द का अनुभव उसे होता है। बेटी को विदा करते समय कहीं ना कहीं उसका अतीत जो है उसके वर्तमान में आ जाता है। उसे अपनी बातें, अपने समय और अपनी स्थितियाँ उसे याद आने लगती हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि कितना प्रामाणिक था, यानी कि उस दुख को वो स्वयं भुगत चुकी थी, वो भुक्त भोगी थी, इसलिए वो दर्द प्रामाणिक था। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि यहाँ उसके दर्द की अभिव्यक्ति करते हुए इतनी अच्छी उपमा दे रहा है कि उसकी अंतिम पूंजी, यानी कि किसी से उसके जीवन भर की जो कमाई है, जो पूंजी है, वो अंतिम पूंजी, यानी कि अब उसके पास कुछ शेष नहीं बचा है। अगर वो उसको देना पड़े तो उसको किस तरह का कष्ट होता है। तो यहाँ बेटी को भी माँ की अंतिम पूंजी, यानी कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा अपनी पुत्री को दान में देने के बाद, तो उसको किस तरह के दर्द का अनुभव होता है, किस तरह के कष्ट का अनुभव होता है। बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन है। अर्थ को समझने का प्रयास करिए कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी सयानी नहीं थी। शयानी शब्द का अर्थ होता है समझदार। यहाँ इस कविता में शयानी या समझदारी से तात्पर्य ये है कि लड़की को दुनियादारी का ज्ञान नहीं था, यानी कि उसे व्यवहारिक ज्ञान कि समाज में रहने के लिए और परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए किन मानदंडों की अपेक्षा, किन मानदंडों को पूरा करना होता है और उससे किस तरह की अपेक्षा की जाती है, वो अपेक्षा उसके लिए एक चुनौती की तरह होती है। तो इसलिए माँ को ये महसूस हो रहा है कि उसकी बिटिया जो है अभी सयानी नहीं है, बड़ी तो है लेकिन सयानी नहीं है। से तात्पर्य है कि अभी वो समझदार नहीं है, उसे सामाजिक और पारिवारिक मानदंडों का ज्ञान नहीं है। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अभी उसने जीवन में किसी कष्ट को देखा नहीं। अभी अपने माता पिता के छत्र छाया में वो बड़े ही लाड़ प्यार में पली थी, तो बड़ी भोली थी, यानी कि उसके मन में कोई छल कपट नहीं, सीधापन था, सरल थी, यानी कि छल कपट नहीं था। कि उसे सुख का आभास तो होता था, सुख का तो उसे पता था क्योंकि सुख उसने अपने जीवन में देखा था, लेकिन जीवन के यथार्थ से, यानी कि जीवन के संघर्ष से उसका अभी सामना नहीं हुआ था। वो नहीं जानती थी कि दुख कितने तरह के हो सकते हैं। दुख सिर्फ आर्थिक नहीं, शारीरिक नहीं, व्यवहारिक भी हो सकते हैं। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। सुख का तो उसे पता था, सुख की कल्पनाएं भी वो करती थी कि उसके विवाह से संबंधित जितने सकारात्मक पहलू हैं उसकी कल्पना वो करती थी, लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता। बाँचना जो है देशज शब्द है, बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना, तो दुख बाँचना नहीं आता था। माँ को ऐसा लग रहा है कि उसकी बेटी जो है वो दुखों को समझ भी नहीं पाएगी कि जो उसके साथ गलत हो रहा है, जो उसके साथ व्यवहार गलत हो रहा है, यही इसके दुख का कारण है। ये समझ भी नहीं पाएगी क्योंकि उसे एक नए घर में जाना है, नए लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाना है।
वहाँ अगर उससे जो अपेक्षा की जाएगी अगर उस पर वो खरी नहीं उतरती है तो हो सकता है कि अगले लोगों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा न हो और ये व्यवहार उसके दुख का कारण बन सकता है। ये उसे शायद समझ में न आए। उसे लगता है कि मेरी बेटी अभी, माँ को लगता है कि उसकी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को वो समझ पाए, इस तरह के व्यवहार को, इस तरह की अपेक्षाओं को वो समझ पाए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका यानी कि जो पढ़ने वाला होता है, विद्यार्थी, जिसको शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहाँ भाव कुछ अलग है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि वो अपने जीवन के प्रति जो कल्पना करती है उसमें सब कुछ वो सकारात्मक सोचती है, क्योंकि जब तक हम दुख को और संघर्ष को अनुभव नहीं करते हैं तब तक उसकी कल्पना भी नहीं करते। लेकिन वो सुख तो देखी थी और सुख की कल्पना करती थी, तो यहाँ कुछ तो उसको आभास था, कुछ जिम्मेदारियों का आभास उसे था कि विवाह के बाद कुछ जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आएंगी जिसे निभाना होगा। इस बात का उसे आभास तो था धुंधले प्रकाश के, यानी कि उसे आभास इस बात का था बट अनुभव नहीं था। लेकिन अनुभव नहीं था इस चीज़ का। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यहाँ ये कवि ने इस बहुत अच्छी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। जैसे तुक होते हैं जिसको राइम्स कहते हैं, तुक मिलाना, तो वो जोड़ती तो है अपनी कल्पना के आधार पर कि आने वाले जीवन में उसका जीवन कितना सुखी होगा। कुछ तुक, वो तुकबंदी यानी कि अपनी कल्पना के आधार पे वो अपने भविष्य को जोड़ती तो है कि किस तरह का उसका जीवन होगा, बहुत अच्छा होगा, कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, कुछ परेशानियां भी होंगी, तो लेकिन वो नकारात्मक पहलू को हल्का दे करती है और सकारात्मक पहलू उसके कल्पनाओं में भारी होता है, क्योंकि उसे सुख का ही आभास था अब तक के जीवन में, दुख का अनुभव उसे नहीं था। सुख का आभास नहीं, सुख का अनुभव था उसे, इसलिए भविष्य में भी सुख का ही आभास वो करती है, दुख का अनुभव उसे नहीं था, इसलिए वो हल्का आभास उसके अंदर आता है। यानी कि हम कह सकते हैं ना, जैसे कि हम सोचते हैं कि भविष्य में सुखी होगा जीवन, कुछ परेशानियां भी होंगी, यानी कि हम परेशानियों पे बहुत जोर नहीं देते, है ना। देन दोनों के कंपेयर देन हम सुख को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि कल्पना जो है, कल्पना हमेशा ही सुंदर होती है, यथार्थ हमेशा खुरदुरा होता है, यथार्थ संघर्षशील होता है, यथार्थ में कड़वाहट होती है, लेकिन कल्पना हमेशा मधुर होती है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि वो सकारात्मकता को ज़्यादा महत्व देती है। आगे बेटी को जागरूक करते हुए माँ जो है सावधान करते हुए उसे समझाती है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ उसे हिदायत देती है, उसे सावधान करती है कि कैसे तुम नए परिवार में जाओगी, वहाँ कैसे अपना सामंजस्य बिठाओगी। तो माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब आकर्षित होना। तो उसके कहने का तात्पर्य ये है माँ का कि तुम अपने सौंदर्य को ही बहुत महत्वपूर्ण मत मानना, क्योंकि परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए एक बहू के रूप में जो अपेक्षाएं होती हैं परिवार के लोगों की, आने वाली बहू से, नई बहू से, तो उसमें अगर तुम सिर्फ अपने सौंदर्य को सोचोगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ तो मुझे बहुत महत्व मिलेगा, नहीं। माँ उसे समझाती है
कि बाह्य सौंदर्य को यानी कि बाहरी सुंदरता को महत्व नहीं मिलता, आंतरिक गुणों को महत्व मिलता है, परिवार में भी और समाज में भी। तो तुम अपने आंतरिक गुणों को महत्व देना। तुम ये न सोचना कि मैं बहुत सुंदर हूँ तो इसलिए मुझे किसी कर्तव्य का पालन नहीं करना, मुझे ऐसे ही महत्व मिलेगा। नहीं, वो उसे समझाती है कि तुम अपने परिवार को महत्वपूर्ण समझना, अपने कर्तव्यों को महत्वपूर्ण समझना और अपने आंतरिक गुणों को महत्वपूर्ण समझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वहीं अभी वो अपनी बेटी को जिम्मेदारियों के बारे में बताती है, सामंजस्य के बारे में बताती है, उसे सुझाव देती है, इसके साथ ही उसे सावधान भी करती है कि तुम सावधान रहना, लोगों के व्यवहार को समझने का प्रयास करना कि वो उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति सकारात्मक है कि नकारात्मक, और तुम न किसी दुर्घटना का शिकार होना और न किसी को किसी इस तरह का व्यवहार अपने साथ करने देना। इसलिए माँ उसे सावधान करती है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। जो दहेज जैसी कुप्रथा समाज में प्रचलित है, वो शायद जब कवि ने इस कविता की रचना की वो उस समय और भी ज़्यादा थी, अभी भी है, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, माँ और बेटी की जो जागरूकता है वो जो बढ़ रही है, तो अब इस तरह की घटनाएं अब कम हो रही हैं। तो उस तरह की जागरूकता, एक तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है समाज को एक संदेश देना चाहता है, जागरूकता का संदेश, कि माँ चाहे तो अपनी बेटी को जागरूक कर सकती है। वो उसे जागरूक करती है, सावधान करती है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। क्योंकि जिस चीज़ से फ़ायदा है उससे नुकसान भी है। हर चीज़ का दो पहलू होता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई या तो तुम हतोत्साहित होके जलकर मरने का प्रयास न करना, न इस बात का भी ध्यान देना कि अगले का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है। क्योंकि जो दहेज के लिए लड़की को जलाकर मार देने की घटनाएं समाज में आए दिन सुनने को आती थीं, तो कहीं न कहीं इस बात से माँ का हृदय जो है वो शंकित है कि कहीं इस तरह की घटना मेरी बेटी के साथ भी ना हो जाए। तो इसलिए वो पहले से ही अपनी बेटी को सावधान करती है, इस तरह की परिस्थितियों के प्रति जागरूक करती है, यानी कि तुम कमज़ोर मत वहाँ साबित होना, कमज़ोर मत बनना कि कोई तुम्हारे साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार कर दे। इसलिए वो उसे समझाती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वो उसे आगे समझाती है कि भौतिक सुखों को बहुत महत्व मत देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि भौतिक सुखों के पीछे हम परिवार की सुख शांति को समाप्त कर देते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। समझाती है वो उसे कि तुम वस्त्र और आभूषण को ही बहुत महत्व मत देना, क्योंकि दो इसका अर्थ निकलता है। एक लड़की की तरफ से ऐसा निकलता है कि अगर तुम वस्त्र और आभूषण को ही महत्व दोगी तो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पाओगी, और कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाओगी तो परिवार में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होगा। एक ये भी है कि परिवार को या पुरुष प्रधान समाज है, उसे लगता है कि अगर हम भौतिक सुखों की पूर्ति कर देते हैं स्त्री को, तो उसके बाद उसकी और कोई ज़रूरत और कोई रिक्वायरमेंट या उसकी अपनी कोई आत्मा की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अब मैंने तुम्हारी भौतिक सुखों की पूर्ति कर दी, अब तुम्हारा जीवन जो है वो मेरे हिसाब से परिभाषित होना चाहिए। तो कह रही है कि तुम अगर उसे महत्व दोगी तो तुम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को समाप्त कर दोगी, क्योंकि ये कहीं न कहीं बंधन है स्त्री जीवन का। माँ उसे समझाती है कि इन सुखों को कभी बहुत महत्वपूर्ण मत देना। जैसे तुम अब बेटी को समझाती है कि तुम्हारे सौंदर्य से ज़्यादा तुम्हारा आंतरिक गुण महत्वपूर्ण है, वैसे ही अगले से तुम धन की अपेक्षा न करके अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना, मान सम्मान की अपेक्षा करना,
है ना। ये चीज़ वो समझाती है माँ उसकी। अंतिम पंक्तियाँ देखिए, जैसे कि वो पूरी कविता का ही निचोड़ है। अंतिम जो तो 2 पंक्तियाँ हैं इस कविता में, वो पूरी कविता का निचोड़, उसका पूरा सार इन 2 पंक्तियों में आ जाता है कि माँ का क्या उद्देश्य है अपनी बेटी को समझाना। माँ का मुख्य उद्देश्य है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी कि जो समाज में एक मानदंड है स्त्री के व्यक्तित्व का कि सुंदर, सुशील, कोमल, ये सब क्या है, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाते हैं। आदर्श का मुलम्मा चढ़ाकर उसके व्यक्तित्व पर उसे एक बंधन में, एक दायरे में सीमित कर देते हैं और उसे कमज़ोर बनाते हैं। तो माँ ने कहा कि जो एक औरत का गुण होता है, जो एक लड़की का गुण होता है कि वो परिवार की धुरी होती है, उसकी केंद्र बिंदु होती है और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, अपने कर्तव्यों का पालन करती है। लेकिन यह इसके पीछे तुम अपने अस्तित्व को मत खो देना, यानी कि तुम कहीं दब मत जाना, तुम अपने व्यक्तित्व को कहीं दबा मत देना कि तुम्हारा मान सम्मान ही समाप्त हो जाए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना से तात्पर्य है कि तुम कमज़ोर साबित मत होना। लड़की जैसी दिखाई न देने से माँ का कहने का उद्देश्य है कि तुम कमज़ोर साबित ना होना। किसी भी परिस्थिति में तुम सामंजस्य बिठाना, परिवार के सहयोग से चलना, परिवार को सहयोग करना, लेकिन अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, अपने व्यक्तित्व को कभी समाप्त मत होने देना। तुम कमज़ोर मत साबित होना। ये पूरी कविता का सार इन 2 पंक्तियों में आ जाता है, क्योंकि माँ का मुख्य उद्देश्य यही है कि तुम हर तरह से सामंजस्य बिठाना, लेकिन कभी परिस्थितियों के आगे घुटने मत टेकना, तुम कमज़ोर मत साबित होना। तुम अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा को बनाए रखने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। ये पूरी कविता का जो भाव है, जो अर्थ है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से इन पंक्तियों के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश दिया है समाज को कि एक माँ के हृदय का दर्द कैसा होता है अपनी बेटी को का कन्यादान देते समय। एक तो इस शीर्षक से ही ये है कि कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे दान में दिया जाए, इसलिए माँ जो है वो कहीं न कहीं उसे सुझाव भी देती है, सावधान भी करती है, उसे जागृत भी करती है, जागरूक भी करती है और उसको ये भी बताती है कि वो उसका संबल है, वो उसका साहस है, क्योंकि माँ को लगता है कि उसकी बेटी जो है वो उसकी परछाई है और उसे लगता है कि जैसे जीवन के कड़वे अनुभव उसे हुए हैं, उन अनुभवों को अपनी बेटी के साथ वो बांटना चाहती है, शेयर करना चाहती है, उसे ये बताना चाहती है कि कैसे इन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। वो अपने अनुभव उसको बताती है। इसके साथ ही ये कविता जो है ये समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह की शंका है, कोई भी संदेह है, किसी तरह का डाउट है, आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और बेझिझक पूछिए, मैं अवश्य बताऊंगी। इसके साथ ही ये पार्ट समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।